बैक इन योर अकाउंटेंसी क्लास। और हम अब डेप्रिसिएशन का हमारा टॉपिक रनिंग है। 3 न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पर जाएं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाह रही हूँ। लाइक ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? जो ये प्रोविजन है ना, प्रोविजन का मतलब ये है बेटा कि जो ये डेप्रिसिएशन है, दिस इज माय इंटरनल एक्सपेंसेस और लॉस, है ना। यानी कि जो मेरी असेट्स है, जो उसमें डेप्रिशिएट होता है जो असेट्स, वो मेरे तरीके का लॉस है, हाँ? और लेकिन उस लॉस से मैं प्रॉफिट भी बहुत अर्न करूंगी। लाइक जैसे मैंने कोई भी मान लो असेट्स परचेज की, मान लो मैंने कोई मशीन है, सपोज करो मैंने परचेज की फॉर मान लो 50,000 की, कोई मैंने असेट्स परचेज की 50,000 की, ठीक है। अब मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू SLM मेथड इसका डेप्रिसिएशन है मान लो 10% पर एनम। हर साल 10% ये मशीन डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो मैं एक, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। SLM का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मैंने एक लाइन खींच दी और यहाँ से मैंने इसको 1 2 3 4 एंड ये 5, राइट। तो मैंने इस जो मशीन है ना, इसकी लाइफ को 5 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, 10% के हिसाब से फर्स्ट ईयर जो लगेगा, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब मैं पहले साल इस मशीन पे कॉस्ट लगाती हूँ इसकी, तो कितना आएगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करती हूँ तो 5,000, सेकेंड ईयर पर अगेन 5,000, थर्ड ईयर पर अगेन 5,000, फोर्थ ईयर पे अगेन 5,000 एंड फिफ्थ ईयर पे भी 5,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? इक्वल लगता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने देखा कि आफ्टर 5 ईयर जो मेरी मशीन है उसकी वैल्यू क्या हो गई? निल हो गई। आप देखो, इसको आप प्लस करोगे तो 50,000 आ जाएगा। यानी मेरी मशीन क्या हो गई? निल हो गई, खत्म हो गई मेरी मशीन की लाइफ। यानी 5 साल के बाद ये वर्किंग कंडीशन में मशीन नहीं होगी। तो अब मैं या तो ये वेट करूं कि आफ्टर 5 ईयर जब मेरी मशीन पूरी वेनिश हो जाए, दैट टाइम मैं 50,000 रुपीज अपनी जो कैपिटल है उसमें से निकालूं और फिर मैं नई मशीन को परचेज कर लाऊं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो इस तरह से यदि मैं करती हूँ तो वो मेरी कैपिटल को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, क्योंकि असेट्स में एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होता है। 50,000 बहुत ज़्यादा एक अमाउंट इन्वेस्ट है, तो मेरा पूरा का पूरा जो कैपिटल का एक पार्ट है वो स्टक हो जाएगा असेट्स में, राइट। तो या तो मैं ये करूं, लेकिन यदि मैं ऐसा करती हूँ तो उससे क्या होगा? मेरी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, जिसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो मैं क्या करूं? क्योंकि ये मैंने असेट्स परचेज की मशीनरी, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन में वर्क करेगी तो मैं प्रॉफिट भी तो अर्न करूंगी ना, मेरे पास हर साल प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हम कि जो मेरे पास प्रॉफिट होगा मुझे, तो उसमें से मैं हर साल जितना मेरा डेप्रिशिएट हो रहा है उतना अमाउंट निकाल कर मैं किसी अकाउंट में रिजर्व करती रहूं, ठीक है। लाइक 5,000 है, ये मैंने रिजर्व कर लिया। फिर मैंने सेकेंड ईयर में अगेन मुझे इतना लॉस हुआ तो 5,000 मैंने फिर निकाल लिए प्रॉफिट में से। थर्ड ईयर फिर मैंने निकाल लिया। तो मैंने 5 साल तक ये पैसा मैंने निकाला, अपने प्रॉफिट में से निकाल के रख लिया। और आफ्टर 5th ईयर तो मैं देखती हूँ कि मेरे अकाउंट में 50,000 है और अब मेरे पास 50,000 रुपये है। सपोज करो मुझे नई मशीन परचेज करनी है, तो मे बी वो थोड़ी सी कॉस्टली हो, ठीक है, मे बी एडवांस टेक्नोलॉजी हो उसमें, तो मेरे पास एक मिनिमम बैलेंस तो है एटलीस्ट 50,000। यानी कि मैं जो मैंने प्रॉफिट में से पैसा निकाला है उस पैसे को यूज करके मैं नई मशीन को परचेज कर सकती हूँ। तो ये वाला जो मेरा एक्ट है ये मेरे कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि अब मैंने मेरा फंड कहाँ से मैक्सिमम कहाँ से फंड जनरेट किया है? अपने लास्ट ईयर के जो मैंने प्रॉफिट थे उनमें से वो पैसा मैंने जनरेट किया था, कलेक्ट किया था, जिसका मैंने यूज कर लिया, राइट। तो ये जो पैसा रिजर्व करने वाली बात है ना, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोविजन। इसे ही क्या बोलते हैं हम? प्रोविजन। यानी कि हम अपना एक अकाउंट
किसी बैंक में नहीं, अपने ही पास एक हमने अकाउंट खोल लिया जिसका नाम था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने एक अकाउंट ओपन कर लिया और 5 साल में मैंने इसमें पैसा मैं डालती गई। तो मेरे पास आफ्टर 5 ईयर मेरे पास टोटल कितना अमाउंट था 50,000। ठीक है, 50,000 रुपये था। भाई ये तो लॉस मेरा फिक्स है, राइट, तो ये लॉस तो मुझे होना ही है, राइट। तो अब मेरे पास 50,000 कलेक्ट हो गया, तो मैं इससे क्या कर सकती हूँ, अपनी जो न्यू मशीन है उसको परचेज कर सकती हूँ। समझ गए मेरी बात को? इसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बेसिकली जो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है मेरा, ये कहाँ से बना, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहाँ से बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अब मैं क्या करूंगी, हर साल जो डेप्रिसिएशन होगा ना उसको मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में चार्ज कर लूंगी, और फिर जो मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कहाँ से लूंगी, मैं प्रॉफिट से लूंगी। मतलब डेप्रिसिएशन मेरा चार्ज होगा, ठीक है, वो मैं पैसा कहाँ से लूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस से, उसे कहाँ ट्रांसफर कर दूंगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो 5 साल ये काम चलता रहेगा और आफ्टर 5 ईयर मेरे पास अपना असेट्स का वैल्यू कलेक्ट हो जाएगा। समझिए मेरी बात को अच्छे से, क्या बोला मैंने। तो बेसिकली प्रोविजन ही नाम क्यों रखा है इसका, रिजर्व क्यों नहीं रखा हमने, है ना, इसको रिजर्व भी तो बोल सकते हैं। इसका हमने प्रोविजन नाम इसलिए रखा बेटा क्योंकि प्रोविजन अकाउंट जब हम कहीं बनाते हैं ना, तो प्रोविजन वर्ड हम वहां यूज करते हैं जहां हमें लॉस का पता है, एग्जैक्टली जहां हमें लॉस का पता है कि भैया ये लॉस तो फिक्स है, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि अब इसकी डिटेल कि और क्या क्या ऐसे हैं जिनके प्रोविजन बन सकते हैं, वो हम इसका अगला टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो फिलहाल तुम यही समझ लो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है और प्रोविजन वर्ड का हमने क्यों यूज किया। कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि जब बिजनेस में जो नॉन लॉस है उनके लिए जब पैसा कलेक्ट रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इसका एक नाम और है, वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड माने इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो यहाँ पर भी हम डेप्रिसिएशन को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, पर बेसिकली नाम यही यूज में आता है। समझ में आ गया? अब इसकी अकाउंटिंग करना सीख लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हमारे अच्छा, ये जब हम प्रोविजन में पैसा डालते हैं तो अब हम अपनी असेट्स को रिड्यूस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अलग कलेक्ट करते जाएंगे और हमारी जो असेट्स है उसको वही उसकी फेस वैल्यू पर ही शो करते जाएंगे। जब हम असेट्स को सेल करेंगे तो वहां से टोटल डेप्रिसिएशन उठाकर उसकी वैल्यू को माइनस करके हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। अब इसको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ, पहले आप इसकी एंट्री समझ लें। तो अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, देन एट द टाइम ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन क्या एंट्री बनेगी हमारी, देखो अब हम डेप्रिसिएशन असेट्स से चार्ज नहीं करेंगे, नहीं, हमारे असेट्स को रिड्यूस नहीं करेंगे, तो हम क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, इसको हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसकी डायरेक्शन होगी बीइंग, मतलब ये डेप्रिसिएशन कहां से चार्ज होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, राइट। तो बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है। और अब इस डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमको कहां से लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो क्या एंट्री करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। हम यहां लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफर्ड, इज दैट क्लियर। तो ये आपकी एंट्री होगी, राइट। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पैसा मैंने डाल रखा है, मेरी मशीन कितने की है, 50,000 की, ठीक है। अब मान लो आफ्टर 3 ईयर, अब मैंने आपसे कहा कि मैं इस
डेप्रिसिएशन को मैंने असेट्स पे चार्ज नहीं किया, मैंने असेट्स पे चार्ज करके वो पैसा मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। यानी जो मेरा ये अकाउंट खुलेगा ना, तो मैं ये पैसा कहाँ से ले लूंगी, मतलब कहाँ से कवर अप होगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो मैंने क्या एंट्री की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। देन पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, आप देखो डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन गया, क्या एंट्री बची, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी कि अल्टीमेटली ये पैसा कहाँ से चार्ज हो जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस से हो जाएगा। तो ये इसकी एंट्री बनेगी। अब मान लो 3 साल बाद मैं इस असेट्स को सेल कर देती हूँ। ठीक है, अभी इसकी अकाउंटिंग अपन लेजर में सीखेंगे, तो वरी करने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसको समझ लो कि इसने ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट मेरा इसमें से ऐड होता रहेगा और असेट्स मेरी हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे शो होगी मेरे बैलेंस शीट में। ठीक है, अब तो जैसे मेरी बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट है, इसमें एक कॉलम है आपका लायबिलिटीज का एंड 1 कॉलम फॉर असेट्स, राइट, यही बैलेंस शीट होती है अपनी। तो यहाँ जो मशीन है ना मेरी, वो कितने शो होते रहेगी, 50,000, और यहाँ पर होगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पर जितने साल का बनता है, जैसे 3 साल का बना तो 3 साल का कितना कलेक्ट हुआ, 15,000, राइट। तो अब मान लो यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन मेरा एक्यूमुलेट होता जा रहा है, या मेरी मशीन की कॉस्ट है वो ओरिजिनल शो कर रही है, तो जब भी मैं मशीन को सेल करूंगी तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगी। यानी कि आफ्टर 3 ईयर मेरी मशीन कितने की बची, 50,000 माइनस 15,000, तो ये हुआ आपका 35,000। ठीक है, तो या तो मैं इस डेप्रिसिएशन को यहाँ से माइनस करती रहूं, या फिर मैं क्या करूं, माइनस ना करने के बजाय मैं यहाँ कलेक्ट करती जाऊं, और जब भी मुझे सेल करना होगा मैं इसको सेल कर दूंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको मैंने लायबिलिटीज में क्यों शो किया, क्योंकि ये मेरा नॉन लॉस के पर्पस से, मेरा नॉन लॉस था, मुझे पता था ये लॉस होगा, तो मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया। तो इस पैसे का जो यूज है ना, मैं इसी कॉज में करूंगी जिस कॉज से मैंने इसको क्रिएट किया है। ठीक है, तो यानी कि इस पैसे पर मेरा कोई राइट नहीं है एक तरीके से, मतलब उसको मैं जनरल कॉज में यूज नहीं ले सकती। तो जो रीजन से मैंने क्रिएट किया अकाउंट, उसी रीजन से ही इसका यूज में मतलब किया जाएगा। तो इसीलिए ये कहाँ शो होगा, लायबिलिटीज में, समझ गए। तो ये अपना इसका मेन मोटो है। अब इसका हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। ओके, देन हम एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर। तो उससे क्वेश्चन मैंने लिख लिया है यहाँ पर। ऑन 1 October 16 अ मशीनरी परचेज फॉर ₹1 लाख एंड अनदर मशीन परचेज फॉर ₹60,000। अंडरलाइन कर लो इसको। देन एक डेट ये रही, एक डेट अमाउंट ये रहा, एंड जो सेकंड मशीन मैंने परचेज की 1 अप्रैल 2018 को 60,000 जो 10% SLM से हमें अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एंट्री समझा दूं आपको। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी ना परचेज की, है ना, परचेज ऑफ असेट्स, तो पहले अपन एंट्री समझ लेते हैं इसकी, है ना। तो असेट्स की वही एंट्री करेंगे जो हम करते आए, जो भी हमारी असेट्स है। जैसे यहाँ पर मशीन है, देन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की हो जाएगी ये, 1 लाख की। कौन सी डेट आएगी यहाँ पर, 1 October 16। ठीक है, मशीन परचेज। अब इसके बाद मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी। ठीक है, देन डेप्रिसिएशन, चलो इसकी नरेशन में लिख लेते हैं अपन। बीइंग असेट्स परचेज, ठीक है। देन इसके बाद तो 1 October 16 को मैंने परचेज किया, अब मेरा डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा, अब मैं इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी। सेकंड जो मेरी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन चार्ज की। ठीक है, तो ये एंट्री मेरी क्या होगी, सेकंड एंट्री, और ये डेट होगी 31 March 17। देन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब मैं कहाँ डालूंगी पैसा,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। और अमाउंट कितना आएगा इसका 10%। अब आप देखो 1 लाख है, इसका 10% निकालना है मुझे, और अक्टूबर से लेके 31 मार्च यानी 6/12 कितना आया 5000। तो मैं कितना लिखूंगी यहाँ पर 5000, ये मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे नरेशन, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, ओके। दूसरी एंट्री होगी मेरी। थर्ड एंट्री में मैं क्या करूंगी, इसे ट्रांसफर कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अब हम लोग क्या एंट्री करेंगे इसकी, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 5000 रुपीज, ठीक है। बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड, राइट। तीनों एंट्री हो गई मेरी। ये भी मेरी एंट्री हुई है 31 मार्च 17। ठीक है बेटा, तीनों एंट्री हो गई। इसके बाद अब 18 को भी 18 को ये दोनों एंट्री होंगी। देन आफ्टर हम एक मशीन परचेज करेंगे और उसकी हमारी एंट्री होगी। तो आप यदि हम इन बाकी के एंट्रीज को हम क्या रिपीट करते जाएंगे, देखो अब मुझे इसकी पोस्टिंग करनी है, यानी कि जो बेसिकली मेरी ये 3 एंट्रीज होगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली मुझे जो है इसको बनाना है। अब इस कंडीशन में यदि प्रोविजन मेंटेन करना है तो आपको, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम अलग सेपरेटली तैयार कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, 2 अकाउंट रिक्वायर्ड है कि जब भी प्रोविजन मेंटेन किया जाए, क्वेश्चन में लिखा होगा क्लियरली कि प्रोविजन मेंटेन करना है, प्रोविजन अकाउंट को मेंटेन करके रखना है, देन यू हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट्स, राइट। फर्स्ट इज असेट्स अकाउंट एंड सेकंड इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसको हमें रिकॉर्ड कैसे करना है, तो आप यहां लिखोगे 1 अक्टूबर 16 टू बैंक अकाउंट, क्या अमाउंट आ जाएगा इसका 1 लाख, राइट। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा यहां पर, देखो अब डेप्रिसिएशन हम कहाँ चार्ज कर रहे हैं, यहाँ चार्ज करेंगे या यहाँ चार्ज करेंगे, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे यहाँ पर। क्या एंट्री हो रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आप यहाँ डेट डालोगे 31 मार्च, कौन सी डेट आएगी 17, डेट आप यहाँ पर भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम डेट जरूर डालेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ चार्ज होगा, आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, क्योंकि हमको मालूम है हमारी एंट्री में भी यही लिखा हुआ है ना। तो डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करना है, राइट। तो मेरा जो कितनी है मेरी असेट्स, चलो, तो मेरी जो असेट्स है वो कितनी थी 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मेरा कितना चार्ज होगा 5000, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा मेरा 5000। समझ में आया मेरा, दोबारा से समझ लो आप कि हमने असेट्स की वैल्यू लिख ली मशीनरी अकाउंट में, राइट। डेट डाल देंगे आप क्लोजिंग, लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज ना होकर कहाँ चार्ज होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। बैलेंसिंग कर देंगे हम, देन बाय बैलेंस CD 1 लाख, यहाँ पे हमारी असेट्स रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल। इसके बाद अब यहाँ पर भी बैलेंसिंग करनी होगी, तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग होगी वो किस साइड होगी, 2 साइड में। देन आप लिखोगे टू बैलेंस CD 5000, ठीक है। इस बैलेंस को आपको यहां लेकर आना होगा 1 अप्रैल 17 बाय बैलेंस, इसका भी टोटल बाय बैलेंस BD कितना 5000, राइट। और यहां पर हम इसका बैलेंस फॉरवर्ड करके लाएंगे, देन 1 अप्रैल 17 टू
बैलेंस बीडी कितना 1 लाख। ओके, अब सेकेंड ईयर मेरा स्टार्ट हो गया। सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं हुआ अप टू 31 मार्च 18 तक, कुछ नहीं हुआ ना, तो इसका सीधा डेप्रिसिएशन, इसी मशीन का डेप्रिसिएशन लगा देंगे 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। SLM मेथड है तो रिजर्व कॉस्ट पे लगेगा 1 लाख इंटू 10%। अब लेकिन पूरे 12 मंथ का लगेगा, पहले तो उसे अक्टूबर में खरीदा था, दैट्स व्हाई 6 मंथ का लगा, तो कितना आ जाएगा 10,000। ठीक, तो हमारा 2 साल के बाद जो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 15,000 का। अब आप ट्रांसफर कर दो यहाँ पर 31 मार्च 18, यहाँ लिखोगे आप टू बैलेंस CD 15,000, टोटलिंग कर दें आप। ठीक है, बैलेंस यहां पर भी आप बैलेंस निकाल दें 31 मार्च 18 बाय बैलेंस CD 1 लाख। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिया है 1 अप्रैल 18, आप लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना 1 लाख, राइट। और फिर हमने 1 अप्रैल 18 को एक मशीन और परचेज कर ली, तो यहां पर आप दूसरी मशीन की भी कॉस्ट लिख लो। 1 अप्रैल 18 को इसने एक सेकंड मशीन परचेज की है, तो आप लिखोगे यहाँ पर टू बैंक अकाउंट फॉर अमाउंट 60,000 रुपीज। समझ गए, तो आपने एक मशीन और परचेज कर ली। अब हम डेप्रिसिएशन पर आए, तो पहले यहाँ पर क्लोजिंग डेट हम लिख लेते हैं 31 मार्च 19, राइट। और अब आप यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर हम बैलेंस ट्रांसफर करके लिया है पहले, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 अप्रैल 18 देन बाय बैलेंस BD 15,000। अब इस ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा दोनों मशीन पर। ठीक है, तो जो फर्स्ट मशीन थी मेरी उस पर 1 लाख का 10%, इट मींस 10,000, और जो सेकेंड मेरी मशीन है एंड दिस इज फॉर 60,000 रुपीज ना, देन इसका 10% आ जाएगा, क्योंकि ये भी हमने 1 अप्रैल को परचेज किया तो पूरे साल का लगेगा, देन 6,000, राइट। तो मेरा डेप्रिसिएशन लगा दिया मैंने दोनों मशीन पर। अब मैं बैलेंसिंग कर दूं, पहले यहाँ जाओ, तो कितनी होगी टोटल मशीन, कितनी होगी मेरी 1,60,000, राइट। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस CD 1,60,000। ओके, इसको आप यहाँ लाकर छोड़ दो 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस BD 1,60,000। क्वेश्चन लाके यहाँ छोड़ना है हमें। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे इसकी, देन टू बैलेंस CD कितना आ गया हमारा टोटल, देखो आप 31,000, तो यहाँ लिखोगे आप 31,000, और इसका भी बैलेंस आप लाकर यहाँ छोड़ दोगे। देन 1 अप्रैल 19 आप लिखोगे यहाँ पर बाय बैलेंस BD कितना 31,000। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमने क्या किया कि पहले हम डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में लगा रहे थे और हैंड टू हैंड उसका WDV वैल्यू निकाल रहे थे, उसका मतलब वैल्यू माइनस करते जा रहे थे, रिड्यूस करते जा रहे थे। अब हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को हम सेपरेटली कलेक्ट करते जा रहे हैं। जब भी सेल करना होगा इसको इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे और उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। समझ गए मेरी बात को? वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को नोट करें। इसके अगली वीडियो में हम सेल कैसे करेंगे, उसके कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, हम उसके रिगार्डिंग